नमस्ते साथियों। प्रसार शिक्षा का विकास क्रम और अवधारणा विषय पर इस सत्र में आपका स्वागत है। मुझे यकीन है कि आप सभी प्रसार शब्द से परिचित हैं। प्रसार मूल रूप से एक व्यवहारिक विज्ञान है जो गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा को जोड़ता है। हम सभी इस बात से भी परिचित हैं कि भारत का अस्तित्व उसके गांवों के कल्याण पर निर्भर करता है। प्रसार शिक्षा का उपयोग ग्रामीण निर्माण और ग्रामीण पुनर्निर्माण में विकास अध्ययनों के लिए माध्यमों के रूप में किया गया है। हमारे सत्र में आज हम प्रसार शिक्षा के विकास क्रम और अवधारणा के बारे में सीखेंगे, क्योंकि आज के समय में प्रसार शिक्षा के मौजूदा व्यापक दायरे के कारण इसका महत्व बढ़ गया है। समकालीन समय में प्रसार शिक्षा न सिर्फ कृषि प्रसार तक सीमित है, बल्कि ये विकास के विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सुधार और उद्यमिता और कृषि पद्धतियों तक व्याप्त हो गई है। आइए हम अपने आज के सत्र के उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। हमारा प्राथमिक उद्देश्य प्रसार के विकास क्रम को समझना है। हम प्रसार गतिविधियों के इतिहास और भारत में प्रसार शिक्षा की उत्पत्ति पर चर्चा करेंगे। हम प्रसार शिक्षा के विभिन्न प्रकारों के बारे में भी जानेंगे और उसके बाद प्रसार शिक्षा की अवधारणा एवं दर्शन को समझेंगे। प्रसार के विकास क्रम का क्या महत्व है, एक संक्षिप्त रूपरेखा पर यहां चर्चा की जाएगी। हमें यह समझने की जरूरत है कि प्रसार शिक्षा का महत्व ऐतिहासिक महत्व के साथ मौजूद है। यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के जनक जेम्स स्टुअर्ट ने इंग्लैंड में ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज में विश्वविद्यालय प्रसार की अवधारणा विकसित की। 1873 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और 1878 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रणालियों में प्रसार व्याख्यान को शामिल किया गया। यूनाइटेड किंगडम में इसके प्रभाव को देखते हुए इसी तरह की गतिविधियां अमेरिका में भी शुरू हुईं और कॉलेज के बाहर व्याख्यान 1890 के दशक से शुरू होने लग गए थे। फिर 1887 में संयुक्त राज्य अमेरिका में लैंड ग्रांट महाविद्यालयों की स्थापना के साथ प्रसार कार्य को बढ़ावा देने के प्रयास शुरू हो गए और नवाचारों और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए प्रसार एक नया क्षेत्र बन गया। तो आप देख सकते हैं कि हम तभी से प्रसार के महत्व को समझने लगे। हम उसी समय से नवाचारों और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और विकास प्रक्रिया के साथ प्रसार को जोड़ने की बात भी करते रहे हैं। अब भारत में प्रसार गतिविधियों के इतिहास पर चर्चा करते हैं। आजादी से पहले ग्रामीण विकास ज्यादातर ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए डेनियल हैमिल्टन स्कीम द्वारा शुरू की गई कुछ विशेष परियोजनाओं द्वारा किया गया था। ये सहयोगात्मक सिद्धांतों पर पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र में एक आदर्श गांव बनाने के विचार से शुरू हुआ था। फिर 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई सेवाग्राम प्रक्रिया थी, जो बहुत लोकप्रिय रही। उनका दृष्टिकोण सामाजिक सुधार और आर्थिक स्वतंत्रता की ऐसी प्रकृति पर आधारित था जिसे लोगों के मन में स्थापित किया जाना था। इसमें ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने के 18 सूत्रीय कार्यक्रम, बुनियादी और प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वच्छता, महिलाओं का उत्थान, स्वास्थ्य और स्वच्छता और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम शामिल हैं। ये महात्मा गांधी का सेवाग्राम प्रक्रिया नामक एक बहुत प्रसिद्ध प्रयोग था। दूसरा मुख्य प्रयास 1920 में एफएल ब्रायन द्वारा गुड़गांव का प्रयास था। श्रीनिकेतन का कार्य 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने शुरू किया था। 1921 में डॉक्टर स्पेंसर हैच द्वारा केरल की मारथंडम परियोजना शुरू की गई। 1945 में बहुत प्रसिद्ध भारतीय ग्राम सेवा होती थी। 1946 में मद्रास राज्य की फिरका विकास योजना थी और 1947 में इटावा पायलट परियोजना के माध्यम से ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए कई अन्य परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया था। 1948 में हरियाणा में नीलोखेड़ी प्रयोग किया गया था। पूरे भारत में ईसाई मिशनरियों ने ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्य किया। आदर्श सेवा संघ, पोहरी, ग्वालियर, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी और सर्वोदय कार्यक्रम आदि प्रमुख कार्यक्रम हैं।
ऐसी कई अन्य छोटी परियोजनाएं थीं जो भारत में स्वतंत्रता से पहले के युग के दौरान ग्रामीण विकास के लिए शुरू की गई थीं। इसलिए हम समझ सकते हैं कि मुख्यतः ग्रामीण देश होने के कारण भारत में वास्तव में ग्रामीण आबादी के कल्याण और उनके विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, क्योंकि गांवों में ही भारत का आर्थिक और सामाजिक अस्तित्व निहित है। अब हम भारत में प्रसार गतिविधियों के इतिहास पर चर्चा करते हैं। मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि 1949 में भारत के संविधान ने लोगों को वचन दिया था कि वो भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, मत, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता, स्थिति और अवसर की समानता और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने के लिए सभी में बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करेगा। तो आप भारत के संविधान में सामाजिक कल्याण और विकास के महत्व को समझ सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना था। इन अनेक कारणों से सामुदायिक विकास की आवश्यकता महसूस की गई। इसके बाद व्यवस्थित प्रसार सेवाएं 1952 में सामुदायिक विकास परियोजनाओं की शुरुआत के साथ आरंभ हुई। महात्मा गांधी के जन्म पर और बाद में प्रशिक्षण और विजिट प्रणाली को एक ही चीज, एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यवस्थित तरीके से लागू किया गया था। तो एक विषय के रूप में प्रसार शिक्षा की भारत में उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में यहां थोड़ी चर्चा करना चाहूंगी। भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में प्रसार शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। स्नातक कार्यक्रम 1950 में कृषि महाविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय में शुरू हुआ और पहला स्नातकोत्तर कार्यक्रम 1955 में बिहार कृषि महाविद्यालय साबौर में शुरू किया गया। 1958 में नागपुर के कृषि महाविद्यालय में एक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह प्रसार के महत्व को स्वतंत्रता पूर्व के युग में विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से समझा गया था और फिर ये सामुदायिक विकास परियोजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ रही हैं, जिन्हें 1952 से ही शुरू कर दिया गया था। इसने भारत में विभिन्न विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में प्रसार शिक्षा को शामिल करके किस प्रकार क्रांति लाई। उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट है कि किस प्रकार विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रसार शिक्षा को शामिल करके प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई। उस समय सबसे प्रमुख विकास कृषि प्रसार विभाग था, जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI नई दिल्ली में फोर्ड फाउंडेशन और डॉक्टर जे पॉल लीगन्स की सहायता से स्थापित किया गया था और निश्चित रूप से ये प्रसार शिक्षा के इतिहास में एक प्रमुख उपलब्धि थी। ये 1960 से 61 तक हुआ और 1961 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा अपनी तरह का पहला PhD कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कदम ने भारत में प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए। फिर कृषि प्रसार में मास्टर डिग्री प्रोग्राम भी शुरू हुए और 1961 में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने प्रसार शिक्षा में एक PhD कार्यक्रम शुरू किया था। अब प्रसार शिक्षा क्षेत्र इतना लोकप्रिय हो गया है कि आज दुनिया भर में कई देशों में प्रसार कार्य बड़े पैमाने पर हो रहा है। हम संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फिलीपींस, वियतनाम, जापान, थाईलैंड, ब्राजील और कई विकासशील देशों में प्रसार कार्य की उपस्थिति को देख सकते हैं। इसलिए जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि प्रसार शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा को आपस में जोड़ती है, लेकिन इसने अपने दायरे को व्यापक बनाया है और अन्य क्षेत्रों में भी काम कर रहा है और आज प्रसार के चिंतन क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग नामकरण हो गए हैं, जैसे कि कृषि प्रसार, जो कृषि प्रथाओं, कृषक समुदाय की प्रथाओं और कृषि में क्रांति लाने के तरीके से संबंधित है। इसके अलावा गृह विज्ञान प्रसार है, जो एक ऐसा विषय है जो पूरे भारत में गृह विज्ञान के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है। विभिन्न कॉलेजों में लेडी इरविन कॉलेज, MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा, SNDT महिला विश्वविद्यालय और ऐसे कई विश्वविद्यालय नए और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ साथ विभिन्न कार्य क्षेत्रों में प्रसार शिक्षा को शामिल कर रहे हैं और साथ ही गृह विज्ञान प्रसार को बढ़ावा दे रहे हैं। तत्पश्चात पशु चिकित्सा और पशुपालन प्रसार भी होता है।
जिसमें पशु कल्याण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। कृषि में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए कृषि इंजीनियरिंग प्रसार भी है। हमारे पास उद्योग प्रसार भी है। कई अन्य प्रकार की प्रसार शिक्षा के विषय विकसित हो रहे हैं। हमारे पास पोषण प्रसार भी है। हमारे पास बाल विकास प्रसार है और ऐसे कई क्षेत्र हैं जो बड़े पैमाने पर सामने आ रहे हैं। तो आखिर ये प्रसार शिक्षा क्या है? इसकी क्या अवधारणा है? अब तक की मेरी चर्चाओं से आप समझ गए होंगे कि प्रसार शिक्षा एक कल्याणकारी विषय या अनुशासन है। ये प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा की प्रथाओं को जोड़ती है, जिन पर मैंने अभी प्रकाश डाला है। प्रसार शिक्षा के विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा कई अधिक व्यापक अवधारणा भी दी गई है। यहाँ उनकी चर्चा की जा रही है। प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसका विषय वस्तु क्षेत्रों के अनुभवों से एकत्रित शोधों तथा संबंधित सिद्धांतों से उद्गमित होता है, जिसका दर्शन, सिद्धांत, विषय वस्तु, विधियां तथा उपयोगी तकनीकों के विकास द्वारा विद्यालयी शिक्षा के सीमा के बाहर के युवाओं तथा प्रौढ़ों की समस्याओं को सुलझाने के लिए केंद्रित होता है। तो आप लिगन्स की इस परिभाषा से समझ सकते हैं कि प्रसार मूल रूप से सबसे पहले व्यवहारिक विज्ञान है और ये विभिन्न वैज्ञानिक विषयों से प्राप्त शोधों से मिलकर बना है। हम व्यवहारिक विज्ञान के एक क्षेत्र से अनुभव प्राप्त करते हैं, साथ ही प्रसार शिक्षा की अवधारणा में उपयोगी प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल स्थापित किया जाता है। प्रौद्योगिकी के महत्व को 1960 के दशक के बाद से ही रेखांकित किया जाने लगा था, जब विश्वविद्यालयों में प्रसार शिक्षा को अनुशासन के क्षेत्र के रूप में शुरू किया गया था और निश्चित रूप से ये स्कूली शिक्षा से बाहर का विषय है। इसलिए इस विषय की प्रकृति गैर औपचारिक है और ये ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के अलावा प्रौढ़ और युवाओं की जरूरतों को भी पूरा करता है। अब प्रसार शिक्षा की अगली परिभाषा देखते हैं। एन्स्मिंगर द्वारा दी गई ये परिभाषा अधिक व्यापक और संक्षिप्त है। इसमें कहा गया है कि प्रसार एक शिक्षा है और इसका उद्देश्य उन लोगों के दृष्टिकोण और आचरण को बदलना है जिनके साथ काम किया जाना है। तो यहां निश्चित रूप से इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि प्रसार शिक्षा का एक रूप है। हमें इसके गूढ़ अर्थ को समझना होगा। इसका मतलब यह है कि प्रसार शिक्षा का अर्थ है कि ये लोगों के व्यवहार और आचरण में बदलाव लाने के लिए है। ये बदलाव शिक्षा से ही आ सकता है और फिर निश्चित रूप से ये लोग उस कार्य का हिस्सा हैं जिसमें वे अपने स्वयं के विकास और अपने जीवन स्तर में सुधार के लिए गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। प्रसार शिक्षा की अगली परिभाषा दहामा ने दी है। इस परिभाषा के अनुसार प्रसार शिक्षा एक ऐसी शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण लोगों को समझा बुझाकर बेहतर प्रथाओं के बारे में ज्ञान प्रदान किया जाता है और उनकी विशिष्ट स्थानीय परिस्थितियों में निर्णय लेने में मदद करने वाली एक शैक्षिक प्रक्रिया है। अतः इस परिभाषा से मुख्य रूप से ये बात सामने आती है कि प्रसार शिक्षा एक शैक्षिक प्रक्रिया है, क्योंकि ये लोगों के ज्ञान के स्तर में बदलाव लाती है और उन्हें आचरणों के बारे में अधिक जानकारी हो जाती है। उनके आचरण में सुधार होने लगता है, जो उन्हें मौजूदा स्थानीय परिस्थितियों और संसाधनों के आधार पर अपने स्वयं के कल्याण के लिए निर्णय लेने के लिए आश्वस्त करता है। हम एक और परिभाषा देखते हैं जो ये कहती है कि प्रसार शिक्षा एक विज्ञान है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि ये विभिन्न विज्ञानों से अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं, विभिन्न विषयों, विभिन्न सामाजिक विज्ञानों, विभिन्न संबंध विज्ञानों आदि से मिलकर बनी है। तो प्रसार शिक्षा एक ऐसा विज्ञान है जो मानव के व्यवहार पैटर्न में परिवर्तन की विभिन्न रणनीतियों से संबंधित है। ये परिवर्तन तकनीकी और वैज्ञानिक नवाचारों के माध्यम से लाए जाते हैं ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। हम देख रहे हैं कि इसमें तकनीकी और वैज्ञानिक नवाचारों पर बहुत बल दिया जा रहा है, क्योंकि अगर लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाना है तो ये बदलाव तकनीकी और वैज्ञानिक नवाचारों के माध्यम से संभव हो सकते हैं। अब प्रसार शिक्षा के दर्शन पर बात करते हैं। आपने अभी तक देखा है, आप समझ गए होंगे कि प्रसार एक शैक्षिक प्रक्रिया है और ये लोगों के दृष्टिकोण, ज्ञान
और कौशल में परिवर्तन लाने का प्रयास करती है ताकि लोगों के जीवन स्तर को सुधारा जा सके। एन्स्मिंगर द्वारा दिया गया एक दर्शन इस प्रकार है। प्रसार एक शैक्षिक प्रक्रिया है। ये लोगों के दृष्टिकोण, ज्ञान और कौशल में परिवर्तन लाती है। ये लोगों को सिखाता है कि उन्हें क्या चाहिए, उनकी जरूरतों को कैसे पूरा किया जा सकता है। इसमें पुरुषों, महिलाओं, युवाओं के साथ काम करके उनकी आवश्यकताओं के बारे में बताया जाता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाता है। तो ये एक व्यापक विवरण है जो प्रसार शिक्षा के दर्शन को दर्शाता है। आप इस दर्शन को समझकर जान सकते हैं कि वास्तव में प्रसार शिक्षा क्या है। ये लोगों को स्वयं अपनी मदद करने योग्य बनाती है, क्योंकि एक प्रसार कार्यकर्ता के रूप में आप उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप उनका समर्थन करेंगे, आप उनका मार्गदर्शन करेंगे, आप उन्हें स्वयं की मदद करना सिखाएंगे। एक प्रसिद्ध कहावत है कि लोग करके सीखते हैं और देखकर ही विश्वास करते हैं, जिसे अंग्रेजी में लर्निंग बाय डूइंग एंड सीइंग इज बिलीविंग कहते हैं। इस अवधारणा को हम प्रसार शिक्षा के सिद्धांत नामक अपने अगले सत्र में भी जानेंगे। ये लोगों की संस्कृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके काम करते हुए लोगों के कल्याण और खुशी को बढ़ाने की प्रक्रिया है। ये व्यक्तियों, उनके नेताओं, उनके समाज, राष्ट्र और विश्व के विकास के लिए मिलकर काम करने की प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि प्रसार निश्चित रूप से एक दो तरफा चैनल है और ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि विकास कभी रुकता नहीं है। अब प्रसार शिक्षा के अगले दर्शन पर बात करते हैं, जिसका प्रतिपादन दहामा द्वारा किया गया था। प्रसार शिक्षा स्वयं सहायता पर आधारित है। जैसा कि मैंने अभी कुछ समय पहले कहा था, आप एक प्रसार कार्यकर्ता के रूप में लोगों के लिए स्वयं काम नहीं कर सकते हैं। लोगों को प्रशिक्षित करना या उन्हें समर्थन देने की जरूरत है ताकि वे अपने अंदर बदलाव ला सकें। इसलिए उन्हें स्वयं सहायता की स्थिति में अवश्य आना चाहिए। तो प्रसार स्वयं सहायता के दर्शन पर आधारित है। लोग ही सबसे बड़े संसाधन हैं। ये एक सहयोगात्मक प्रयास है। कोई अकेला व्यक्ति पूरे समुदाय का विकास नहीं कर सकता। इसमें सहयोग और भागीदारी की भावना होनी चाहिए। इसकी नींव लोकतंत्र में है, क्योंकि प्रसार जमीनी स्तर से शुरू होता है। ये टॉप डाउन या नौकरशाही या पदानुक्रमित या पद के हिसाब से चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसमें ज्ञान और अनुभव का दो तरफा आदान प्रदान होना चाहिए। ये सीइंग एंड डूइंग के माध्यम से रुचि पैदा करता है। इसलिए कार्यक्रमों में स्वैच्छिक सहयोगात्मक भागीदारी प्रसार शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। स्वैच्छिक सहयोगात्मक भागीदारी के बिना प्रसार नहीं हो पाएगा। इसमें सारे प्रयास व्यर्थ चले जाएंगे। हम अगले सत्र में इस पर और प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। लोगों के प्रोत्साहन और शिक्षा के लिए लोगों के बीच एक आवश्यकता उत्पन्न करके उनमें रुचि जागृत करके प्रोत्साहन के माध्यम से शिक्षित किया जाता है। तो अनुनय और शिक्षा ये दोनों प्रसार शिक्षा के अंतर्निहित पहलू हैं। इसका एक बहुत खास दर्शन है कि कार्यक्रम लोगों के दृष्टिकोण और मूल्यों पर आधारित होते हैं। जब किसी व्यक्ति या लोगों के समूह या पूरे समुदाय के भीतर दृष्टिकोण में बदलाव आता है, तभी एक सकारात्मक परिवर्तन होता है। और इसलिए लोगों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम का लोगों द्वारा ही अभ्यास किया जाता है। इसे लोगों द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये उनके अपने दृष्टिकोण और मूल्यों पर आधारित होते हैं। इसलिए प्रसार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसे रोका नहीं जा सकता। अब एक संक्षिप्त नजर डाल लेते हैं कि प्रसार शिक्षा प्रक्रिया कैसी होती है। इसका प्रतिपादन लीगन्स द्वारा किया गया था और ये एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रक्रिया है, जिसे आप विभिन्न पाठ्यपुस्तकों में भी देख सकते हैं। यहाँ आपको इस प्रक्रिया के बारे में सामान्य जानकारी दी जा रही है। हम ऐसे समुदाय की स्थिति का विश्लेषण करने से इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं, जिसके साथ आप अपनी प्रसार शिक्षा प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं। आपको जलवायु, भूगोल और मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों, लोगों के क्षेत्र के संसाधन और उनकी समस्याओं की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण आयोजित करने होंगे। आपको पता करना होगा कि लोगों की, समुदाय की जरूरतें क्या हैं, उनकी रुचियां क्या हैं, क्योंकि जरूरतें और रुचियां एक दूसरे से आपस में जुड़ी होती हैं।
आपको उस क्षेत्र का अनुसंधान करना होगा। आपको भागीदारी अनुसंधान, मूल्यांकन और अन्य शोध पद्धतियों के माध्यम से आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण करना होगा और फिर आपको स्थिति विश्लेषण करना होगा। इसके बाद आप अपने प्रसार शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य तय करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां आप उन लक्ष्यों के आलोक में उद्देश्यों को तैयार करने का प्रयास करते हैं जिन्हें आप प्रसार शिक्षा प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। समुदाय की समस्याओं और जरूरतों और उसमें मौजूद मानव और गैर मानवीय संसाधनों के आधार पर ही आप अपने उद्देश्यों को तय करेंगे। ये उद्देश्य अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक हो सकते हैं। फिर आप लोगों को बताना शुरू करते हैं। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक नई शुरुआत के रूप में आप समुदाय में सूचना का प्रसार करते हैं। आप उन्हें ये समझाना शुरू करते हैं कि किसी विशेष गतिविधि के लिए ज्ञान और कौशल वृद्धि करना क्यों जरूरी है। आप उन्हें किसी विशेष तकनीक का उपयोग करने का तरीका सिखाना शुरू कर सकते हैं या आप कौशल देने का प्रयास कर सकते हैं। और यदि आवश्यक हो तो किसी खास विषय के बारे में समुदाय को जानकारी देने के लिए प्रशिक्षित विशेषज्ञों से शिक्षण भी करवा सकते हैं। या एक प्रसार कार्यकर्ता या परिवर्तक के रूप में आप अपनी स्वयं की शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से ये परिवर्तन ला सकते हैं। फिर आप मूल्यांकन के चरण में आते हैं, जिसमें आप ये आकलन करने की कोशिश करते हैं कि जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया था वे प्राप्त हुए हैं या नहीं। आप ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या लोग अपने जीवन की बेहतरी के लिए जो गतिविधियां कर रहे हैं और दृष्टिकोण और व्यवहार में जो बदलाव कर रहे हैं वे आपकी परिकल्पना या लक्ष्य के अनुसार है या नहीं। ये मूल्यांकन अल्पकालिक भी हो सकता है। ये प्रसार कार्य की प्रक्रिया के दौरान हो सकता है। इसके अलावा प्रसार शिक्षा कार्यक्रम के अंत में संक्षिप्त सारांश मूल्यांकन भी किया जा सकता है। फिर अंतिम चरण आता है जिसे पुनर्विचार का चरण कहा जाता है। मूल्यांकन के प्रत्येक चरण में पुनर्विचार किया जाता है। आप यह देखने की कोशिश करते हैं कि आपका प्रसार शिक्षा कार्यक्रम कितना सफल रहा है और अगर कुछ कमी या कुछ गलत प्रतिक्रिया या लोगों से कुछ नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी तो इसका मतलब होगा कि आपके उद्देश्यों को हासिल नहीं किया गया है। फिर आप अपनी प्रसार शिक्षा प्रक्रिया को नया रूप देने या उसमें बदलाव करने की दिशा में सोच सकते हैं। इस प्रक्रिया को पुनर्विचार कहा जाता है ताकि जब आप अपनी प्रसार शिक्षा प्रक्रिया में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, उसे परिष्कृत करते हैं और उसमें संशोधन लाते हैं तो आप अपने प्रसार शिक्षा कार्यक्रम के अपने अगले प्रयास में सफल हो सकते हैं। ये प्रसार शिक्षा का विकास क्रम और अवधारणा विषय पर हमारे आज के सेशन के प्रसार शिक्षा के बारे में संक्षिप्त जानकारी थी। हम कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षा एक ऐसी व्यवहारपरक शिक्षा है जो सतत प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने वाली और विभेदकारी शैक्षिक प्रक्रिया पर आधारित है। इसका उद्देश्य लोगों की व्यवहार संबंधी आदतों को एक वांछनीय ऐच्छिक दिशा में दृढ़ विश्वास, संचार और प्रसार के माध्यम से बदलना है। ऐसा करने में हमें प्रसार शिक्षा के जांचे परखे तरीकों, सिद्धांतों और दर्शनों की जरूरत है, जिसमें क्लाइंट और परिवर्तन एजेंट सिस्टम दोनों की शिक्षा शामिल होती है। तो आप देख सकते हैं कि परिवर्तक एजेंटों को भी परिवर्तन का सामना करना पड़ता है और वे समुदायों में लोगों की जरूरतों को भी बदलते हैं। तो इसी के साथ आज का सत्र समाप्त होता है और अब मैं आपको एक छोटी सी गतिविधि देती हूं ताकि आप प्रसार शिक्षा के विकास क्रम और अवधारणा के बारे में अपनी समझ को विकसित कर सकें। आप पाठ्य पुस्तकों में प्रसार शिक्षा की विभिन्न परिभाषाओं को देख सकते हैं और उन परिभाषाओं से मुख्य बिंदु याद करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और प्रसार शिक्षा के विभिन्न घटकों के बारे में समझ विकसित करने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद और कृपया अपने नोट्स को पढ़ें और साथ ही अगर आपको प्रसार शिक्षा के बारे में कोई समस्या या दुविधा है तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। शुक्रिया।